हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एंड आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो आपको यहाँ पे कुछ आपको लाइंस दिख रही होंगी, वर्ड्स में आपको लिखा गया दिया हुआ है, ठीक है। आपने इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है किसको यूज़ करके, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सबको यूज़ करना है। कांस्टेंट हो गए हमारे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये काउंटिंग, ये हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स की बात करें तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, एस, कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है जैसे जेड, वाई, ठीक है, एक्स, वाई, ये सब क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। तो इन सबको यूज़ करके जो लिखा है आपको वो बनाना है, ठीक है। सबसे पहला है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो सब्ट्रैक्शन किसकी करनी है, जेड की करनी है, एंड किस में से करनी है, वाई में से करनी है। तो जिसमें से भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई, ठीक है। एंड इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, जेड हो रहा है, तो माइनस जेड। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। ध्यान से देखना, उन्होंने बोला है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। 1/2 का ये मतलब होता है, ठीक है, किसका, ऑफ द सम ऑफ नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो एक्स एंड वाई का जो सम है उसका क्या है, 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो एक्स और वाई का सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो जो एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है, 1/2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। दिस इज द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जो ये नंबर z है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ मतलब खुद से ही। तो z को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, z से ही। तो क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर। 2 z है ना, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि कोई नंबर x है और उसको मल्टीप्लाई किया खुद से, तो ये x इंटू एक्स हो जाता और ये x स्क्वायर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। कि जो प्रोडक्ट है नंबर p एंड q का, उसका कितना, 1/4। सेम जैसे ये वाला था, यहाँ पे बस क्या था, सम था, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट किस किस नंबर का है, p और q का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना है, 1/4 है। तो यहाँ पे आप लिख लो 1/4 ऑफ p q, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। जो नंबर एक्स और वाई है दोनों को स्क्वायर किया एंड उसको ऐड किया। तो ये नंबर है एक्स, इसका किया स्क्वायर, ये है नंबर वाई, इसका किया स्क्वायर, एंड इनको फिर क्या करना है, ऐड। तो ये कर दिया ऐड, ये बन गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m n n। उन्होंने क्या बोला है कि नंबर 5 को हमने ऐड किया, किस में किया, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। जो m एंड n है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 टाइम्स है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3m n, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n पर 5 ऐड किया। तो इसमें आप कर दो नंबर 5 ऐड। तो नंबर 5 एडेड किसमें, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m और n का, ठीक है, ये इसका बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। जो y और z का क्या है, प्रोडक्ट मतलब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ठीक है। जो प्रोडक्ट है नंबर y और z का वो किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 से। तो मैंने बोला था कि जो जिसमें से भी करते हैं सब्ट्रैक्ट उसको पहले लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 5z, ठीक है। नेक्स्ट इज सम ऑफ नंबर्स a एंड 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला है सम ऑफ नंबर्स a और 6 का, ठीक है। अगर मैं सम की बात करूं तो a और 6 का सम क्या होता है, a प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट किया किस में से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो a और 6 का प्रोडक्ट ये ऐसे ही होगा, या फिर आप इसको 6 से लिख सकते हो, है ना, प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट से जब हमने क्या किया, ऐसे हमने सम को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा, 6 माइनस ए, जब ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ आ जाएगा -6।
ओ सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं, ये बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा ये 6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी ए, या फिर आप इसको ए बी लिखो। ठीक है, तो ये है बी ए हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। अब सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, आपने यहाँ पे क्या बताना है, टर्म्स बतानी है एंड फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास x-3। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, तो अगर हम इसकी ट्री डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक क्या है, एक x है और एक -3 है ना, 2 ही टर्म्स, और कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब x और -3 क्या है, इसकी 2 टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 + x + x²। अब इसकी ट्री डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है ना, तो यहाँ पे 1 x x² आ गई आपकी टर्म्स। अब ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे x का क्या है, स्क्वायर है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके होंगे 2 फैक्टर्स, मतलब x और x, ये x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बनता है, x² बनता है। तो इसी तरह से x² के कितने फैक्टर्स होंगे, x और x, क्योंकि ये x और x को मल्टीप्लाई करके x² बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो आप, अगर आपको नहीं समझ आया तो ये आ गया। अब कितनी टर्म्स हो गई, पहली टर्म तो ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तो यहाँ पे आ गई पहली टर्म, दूसरी टर्म आ गई ये, है ना। अब मुझे बताओ, ये y है, इसका कोई फैक्टर होगा, नहीं होगा, है ना। अब ये है y³, इसका क्या फैक्टर होंगे, हाँ, आप बोलोगे इसके 3 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा -y, एक और होगा -y, एक होगा -y। -y को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -y³ बन जाएगा, है ना, यही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 5x² + 7x²y। अब आप मुझे इसका बताओ, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें होंगी 2 टर्म्स, एक होगी 5xy², एक होगी 7x²y। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आगे किसके कितने फैक्टर्स होंगे, क्या x का कोई फैक्टर होगा, नहीं होगा। आप बोलोगे कि ये तो सिंगल ही है, लेकिन जो y है इसके 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि y² है, तो एक होगा y, एक होगा y, है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे x का क्या कोई फैक्टर होगा, आप बोलोगे हाँ मैम होगा, क्यों, क्योंकि x² है, तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एंड y के ऊपर कोई पावर है y, एंड y क्या है, सिंगल है, तो उसको कोई फैक्टर होगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज -ab + 2b² - 3a²। अब हम इसके देखेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स है, आप बोलोगे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, -a है, 2b² है एंड -3a² है। अब मैंने बोला है कि फर्स्ट टर्म जो है -ab, इसमें क्या कोई फैक्टर होगा, आप बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर या क्यूब नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है b का स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, है ना। नेक्स्ट इज a² है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, है ना। तो ये हमारा है ट्री डायग्राम, ऐसे आपको करना है, अगर आपको बोला जाएगा ट्री डायग्राम बनाओ। अब है सेकंड पार्ट, जिसमें बोला है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमने इसमें टर्म्स एंड फैक्टर्स बताने हैं, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, वहाँ पे ट्री डायग्राम बनानी थी, यहाँ पे आपको ट्री डायग्राम नहीं बनानी है। सबसे पहले -4x + 5, तो आपको पता चल गया होगा इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है ना, 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो कि टर्म्स कितनी हैं, यहाँ पे एक टर्म है -4x एंड दूसरी टर्म है 5। अब फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या कोई फैक्टर होगा, क्या x का कोई फैक्टर होगा, नहीं, ये 5 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है -4x + 5y, तो यहाँ पे भी टर्म्स क्या होंगी, एक होगी -4x एंड एक होगी हमारे पास 5y। क्या यहाँ पे कोई फैक्टर होगा, नहीं होगा, क्योंकि x भी सिंगल है, y भी सिंगल है, इसको कोई क्यूब या कोई स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है 5y + 3y²। अब यहाँ पे टर्म्स कितनी होंगी, एक होगी 5y, एक होगी 3y का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे फैक्टर्स होंगे,
आप बोलोगे y तो सिंगल है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे इसके होंगे y एंड y फैक्टर होगा, है ना। नेक्स्ट इज एक्स वाई प्लस 2x² y², तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी, एक्स वाई होगा एंड 2x² y² होगा, है ना। अब फैक्टर्स की बात करें तो जो पहली टर्म है एक्स वाई, इसमें तो कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी टर्म है इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो x² का होगा, x² के क्या फैक्टर्स होंगे, x और x होगा, एंड y² के कितने फैक्टर्स होंगे, y और y होगा, है ना। नेक्स्ट इज पी क्यू प्लस क्यू, तो टर्म्स की बात करें तो कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी, पी क्यू एंड क्यू। फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पे, कोई फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट है 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 C, तो टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे, 1.2 AB होगी एक, दूसरी होगी माइनस 2.4 B एंड तीसरी होगी 3.6 A। क्या यहाँ पे कोई फैक्टर होगा, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज जी पार्ट, जिसमें है 3/4x प्लस 1/4, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी, यहाँ पे होंगी 2 टर्म्स, 3/4x एंड 1/4 होगी, फैक्टर होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है 0.1 p² एंड 0.2 q², तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी, यहाँ पे होंगी 2 टर्म्स, 0.1 p का स्क्वायर एंड 0.2 q का स्क्वायर, फैक्टर्स होंगे, तो हाँ यहाँ पे फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे p² है तो p² के कितने फैक्टर्स होंगे, p और p होगा, q² है तो q² के कितने फैक्टर्स होंगे, q और q। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स अदर देन द कांस्टेंट, तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देती हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है एंड कोफिशिएंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर, अगर आपको जैसे यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है, 5 अकेला है, जैसे यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, 1 अकेला है, तो जब भी आपको सिर्फ नंबर देखने को मिलता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। एंड कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको 3t² देखने को मिल रहा है, तो जो t क्या है, t को हम वेरिएबल बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्स वाई सेट ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये जो वेरिएबल है इसके साथ जो भी नंबर लगा होगा, जैसे ये क्या लगा है, 3 लगा है, तो 3 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल के साथ जब आपको कोई नंबर देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 3y है तो ये y क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ जो लगा है वो क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ क्या है, 2 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगी, मुझे बताओ कि ये पहले वाले में कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे 5 है, क्योंकि 5 सिर्फ अकेला नंबर है, तो जब भी आपको अकेला नंबर देखने को मिलेगा वो होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ढूंढने हैं टर्म्स के। अब ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, लेकिन उन्होंने बोला है अदर देन द कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के हमने कोफिशिएंट्स बताने हैं टर्म के। तो अब देखो, पहली टर्म ये थी, दूसरी टर्म ये थी, पर ये तो कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही अकेला है। कोफिशिएंट किसका होता है, कोई वेरिएबल का होता है, तो जो कांस्टेंट है उसका नहीं बताना है, हमने किसका बताना है, दूसरी टर्म का बताना है जिसके साथ वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का क्या कोई कोफिशिएंट होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो हम किसका कोफिशिएंट बताएंगे, 3t² का कोफिशिएंट बताएंगे। एंड मैंने आपको बता दिया कि ये जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है वो क्या उसका होता है, कोफिशिएंट होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे मैं टर्म्स लिखते जाऊँगी, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखते जाऊँगी। अब आप मुझे बताओ, क्या 1 का कोई कोफिशिएंट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब t एक वेरिएबल है, ठीक है, t² भी एक वेरिएबल है एंड tq भी एक वेरिएबल है, ठीक है। अब ये तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट बताएंगे, तो जब भी, अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, t के साथ तो कुछ भी नहीं लगा है, तो जब भी आपको कुछ भी नहीं दिखता है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, इसका भी क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब सबके कोफिशिएंट होंगे। ये मैंने लिख दी टर्म्स। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मैंने क्या बोला, जब भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2xy है, अब एक्स वाई के साथ क्या लगा है, 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2। अब y के साथ क्या लगा है, 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से यहाँ कितनी टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 100m है एंड 1000n है। तो अब मुझे बताओ
कि m का कोफिशिएंट क्या है 100 है, n का कोफिशिएंट क्या है 1000 है। इसी तरह से माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यहाँ क्या होगा 1, लेकिन इसके साथ क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। अब पी क्यू के साथ क्या लगा है 7, तो इसका 7 कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह से पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, 1.2 है, 0.8 बी। अब बताओ ए का कोफिशिएंट 1.2 होगा, बी का कोफिशिएंट क्या होगा 0.8 होगा। ये एक टर्म दी है हमें 3.14 आर स्क्वायर के साथ क्या लगा है 3.14, तो इसका कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है 2l प्लस बी, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा इस टर्म का 2 होगा। उसी तरह से दो टर्म्स हैं यहाँ पे 0.1y एंड 0.01y का स्क्वायर, तो y का कोफिशिएंट क्या है 0.1 है एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0.01। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हमें पता चल गया कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें क्या है एक्स है। उन्होंने बोला ना आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन एक्स, तो ऐसी टर्म्स हमें ढूंढनी है जिसमें एक्स होगा एंड जब हमें वो एक्स वाली टर्म मिल जाएगी तो उसमें हमने क्या बताना है, उसका कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी टर्म्स विद एक्स, इनमें से मैं ढूंढूंगी कि किस टर्म में एक्स है वो मैं यहाँ लिखूँगी एंड उसका कोफिशिएंट मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, मुझे कौन सी ढूंढनी है एक्स वाली। तो किस में एक्स है, फर्स्ट वाली टर्म में एक्स है, दूसरे में आपको एक्स दिख रहा है नहीं, तो आपको यहाँ पे आपने ढूंढ ली कौन सी वाली है, ये हमारी एक्स वाली टर्म। अब इसका कोफिशिएंट बताओ मुझे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ क्या लगा है वाई स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं 13y स्क्वायर एंड -8y(x). मुझे कौन सी ढूंढनी थी एक्स वाली, तो एक्स किस टर्म में है -8y(x) में, इसमें एक्स दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा, तो -8y(x) एंड माइनस को मत भूलना कभी भी, ठीक है, माइनस को नहीं भूलना है। अब मुझे एक्स का कोफिशिएंट बताना है, तो ये एक्स है, एक्स के साथ क्या लगा है -8y, तो इसका ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब x/2, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स हैं, मुझे कौन सी ढूंढनी थी एक्स वाली, तो ये है एक्स वाली, तो मैं यहाँ लिख दूँगी एक्स, बाकी और किसी में एक्स नहीं है, ठीक है। अब एक्स के साथ क्या लगा है 1 लगा है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 टर्म्स थी, एक्स वाली कौन सी है ZX है, एक्स के साथ क्या लगा है Z, तो Z क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो एंड इन तीनों क्वेश्चन का फटाफट से आंसर निकालो और मेरे आंसर से मैच करो। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स हैं, मुझे कौन सी ढूंढनी है एक्स वाली, तो यहाँ पे एक ये है एक्स वाली, एक ये है एक्स वाली, तो एक है एक्स और एक है एक्स वाई, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अब यहाँ बताओ क्या होगा कोफिशिएंट, एक्स के आगे क्या लगा है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। अब यहाँ पे आप वाई मत लिख के आ जाना कोफिशिएंट, क्यों, क्योंकि जो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले मतलब आगे क्या लगा होता है वही इसका कोफिशिएंट होता है, ये नहीं कि उसके बाद वाला जो है आप वो लगा के आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दो टर्म्स हैं 12xy स्क्वायर, एक है 25, तो x किस में है फर्स्ट वाली में है, तो हमें यही चाहिए। अब मुझे बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के आगे क्या लगा है 12, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 12, वाई स्क्वायर में लिख के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कितनी टर्म्स हैं दो टर्म्स हैं, दोनों में x है, तो मतलब हम दोनों टर्म्स लेंगे, है ना। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 7 है एंड यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट है x का 1 है, कुछ नहीं लगा तो मतलब 1 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर। अब पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि किस टर्म में एक्स लगा है एंड उसका कोफिशिएंट बताना था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ढूंढनी है वो टर्म जिसमें वाई स्क्वायर होगा और उसका कोफिशिएंट बताना है, सेम पहले के जैसे ही है, ठीक है। बस अब यहाँ पे वाई स्क्वायर ढूंढना है। अब यहाँ पे टर्म्स जिसमें वाई स्क्वायर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे एंड जिनका उनका कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। अब देखो पहला है पार्ट, इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई स्क्वायर किस में इस टर्म में है ना, तो लिख दूंगी -xy²। कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर के साथ क्या लगा है -x, ठीक है।
सेकंड पार्ट है 5y² प्लस 7x, कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। मुझे कौन सी चाहिए, y² वाली, तो 5y² लिख दिया मैंने। y² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। मुझे कौन सी चाहिए, y² वाली चाहिए। यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है, मतलब ये नहीं लूँगी। यहाँ पे y² है, यहाँ पे y² है, मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं y² वाली। तो सबसे पहले y² का कोफिशिएंट क्या होगा, पहली टर्म में -15x होगा एंड दूसरे में क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल कौन से हैं, ठीक है। अब मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है जब आपको सिर्फ एक टर्म देखने को मिलेगी, उसको मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है जब आपको 2 टर्म देखने को मिलती हैं एंड ट्राइनोमियल का मतलब होता है जब आपको 3 टर्म्स देखने को मिलती हैं। जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, अगर आपको एक ही टर्म देखने को मिलेगी तो मतलब वो मोनोमियल है। अगर आपको 2 टर्म्स देखने को मिल रही है मतलब वो बाइनोमियल है एंड 3 होगा तो मतलब ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ दिया है 4y - 7x, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 टर्म्स है, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा, है ना। तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। नेक्स्ट है y²। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म देखने को मिल रही है सिर्फ y², तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मोनो है, मोनो का मतलब ही होता है 1, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। तो एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स देखने को मिल रही हैं, 1 2 3, तो मतलब ये क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब बाकी पार्ट आप जल्दी से कीजिए एंड मेरे साथ अपने आंसर्स मैच कर लेना। ये क्या है, मोनोमियल है, सिंगल टर्म में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ कितनी टर्म्स देखने को मिल रही है, 1 2 3, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा, 3 टर्म्स है। यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स देखने को मिल रही है, 1 2, ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म है, मतलब ये है मोनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में कितनी टर्म्स है, 1 2 3, मतलब ये क्या है, ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट में कितनी टर्म्स हैं, 2, तो मतलब ये क्या है, बाइनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट में 2 टर्म्स हैं, मतलब बाइनोमियल है। एंड लास्ट पार्ट में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, दैट मीन्स इट इज़ ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और द अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अनलाइक और लाइक टर्म्स क्या होते हैं। हमने बताना है कि जो पेयर ऑफ टर्म्स हमें नीचे दिख रही हैं लिखी हुई, ये लाइक है या फिर अनलाइक है। लाइक का मतलब होता है सेम, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग। अगर दोनों अलग होंगे तो उनको अनलाइक टर्म बोलेंगे, अगर दोनों सेम होंगे तो उनको लाइक टर्म बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 1 है, पहला पार्ट देखते हैं 1 एंड 100। अब ये मुझे बताओ कि लाइक है कि अनलाइक है। ये जो है ये होगा लाइक पेयर। अब आप बोलोगे कैसे, आपने तो बोला कि सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया था, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, मतलब एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये क्या है, एक लाइक पेयर हो सकता है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे है -7x है एक दिया है एंड एक दिया है 5/2x, ठीक है। अब आपको नंबर नहीं देखना, अब आपको यहाँ क्या दिया है, x है और यहाँ पे भी x है। वेरिएबल क्या है, दोनों के सेम है, x और x। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लाइक पेयर होगा। ये मत समझना कि नंबर सेम होनी चाहिए तो वो लाइक होगा, वो अनलाइक होगा। आपको देखना है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, इसमें क्या चीज़ है। ये थे दोनों कांस्टेंट, तो मतलब ये लाइक है। अगर अगर यहाँ पे 1x होता और यहाँ 100 होता तो ये तब अनलाइक हो जाते। क्यों, क्योंकि एक के साथ x है, एक कांस्टेंट है, तो वो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ दोनों कांस्टेंट है तभी ये लाइक पेयर है। यहाँ पे दोनों के साथ x है, मतलब ये लाइक पेयर है। नेक्स्ट है 29x एंड 29y। अब देखो यहाँ पे नंबर तो सेम है, लेकिन एक के साथ x है, एक के साथ y है, लेकिन ये एक अनलाइक पेयर है। अब मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। अनलाइक पेयर क्यों है, क्योंकि एक के साथ वेरिएबल x है, एक के साथ वेरिएबल y है, तो ये दोनों ही अलग हो गए, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 14xy एंड 42xy।
वाई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स वाई, तो आप वाई को पहले लिखो या एक्स को पहले लिखो, एक्स को पहले लिखो, वाई को पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक लाइक पेयर होगा क्योंकि दोनों में क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। नेक्स्ट है 4m स्क्वायर पी 4m पी स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ पे p का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ पे m का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p का स्क्वायर है। तो ये क्या सेम होगा, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अनलाइक पेयर। नेक्स्ट है 12xz एंड 12x² वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है ही नहीं, तो ये क्या सेम होगा, मतलब ये सेम नहीं होगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक पेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने आइडेंटिफाई करनी है लाइक टर्म्स, जो मैंने आपको भी ऊपर समझा दिया, ठीक है, जिसमें सेम चीज़ होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं -XYZ। अब आप देखो इसके जैसा कोई यहाँ पे है जहाँ पे x होगा एंड y का स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप ढूंढो कोई भी पेयर आपको देखने को मिलता है। तो पहला है -XY², तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2XY²। तो ये दोनों एक पेयर बना सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या है, x भी है और y² भी है, ठीक है। उसी तरह से है -4YX²। ये वाला पेयर अगर आप देखो तो यहाँ पे x² भी है और y है सिर्फ, तो यहाँ पे आपको ये इसके साथ मैच कर जाएगा, x² और y, क्योंकि x² भी है एंड y भी है, ठीक है। इसी तरह से 8x² है, 8x² के जैसा आप देखो, मतलब जहाँ पे आपको x² देखने को मिले सिर्फ, तो ये है, ठीक है। -6x², इसका पेयर बनाएगा ना, दोनों में क्या है, x²। तो यहाँ पे 8x² -6x² है एंड यहाँ पे एक और पेयर बन रहा है -11x²। तीनों में क्या है, x² है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर आ जाता है हमारा -100x और यहाँ पे x क्या है, 3x, ठीक है। दोनों में क्या है, x और x है। नेक्स्ट पेयर आता है -11yx, ये है -11yx। अब yx वाला कोई आप ढूंढो, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है 2xy, ठीक है। एंड लास्ट हमारा यहाँ पे है 7y, ठीक है। तो ये 7y किसके साथ पेयर बना रहा है, सिर्फ आपके यहाँ पे y देखने को मिला, तो ये y के साथ बना रहा है, दोनों में क्या है, y, ठीक है। अब है नेक्स्ट पार्ट B। अब यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले आ जाता है 10PQ। अब 10PQ के साथ कौन पेयर बना रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखो -7QP है, दोनों में क्या है, QP है, तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा। और यहाँ पे आपको 78QP देखने को मिल रहा है, ये भी QP है, मतलब ये भी इसके साथ पेयर बनाएगा। तो पहला पेयर तो हमारे पास ये बन जाएगा। दूसरा आता है 8Q। अब 8Q वाला देखो, कोई यहाँ पे Q आपको जहाँ पे से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो -100Q, तो यहाँ पे ये एक पेयर बनेगा, दोनों में क्या है, Q है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास -5P²। -5P² के साथ कौन पेयर बना रहा है, ठीक है। तो 701P² आप देख रहे हो, 701P², दोनों में क्या है, P² है। फिर आता है 7P। अब देखो P कहाँ पे है, सिर्फ तो 2405P बनाएगा एक, ठीक है। फिर आता है हमारे पास -P²Q² एंड इसके साथ कौन पेयर बनाएगा, तो इसके साथ आप बनाएगा 12Q² P², दोनों में P² है, Q², ठीक है। फिर आता है 23 है और 41 है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो एक पेयर इनका बन जाएगा। फिर आ जाता है 13P² Q², अब इसके साथ कौन बनाएगा पेयर, तो इसके साथ बनाएगा QP², P² इसमें है, P² इसमें, Q एंड Q, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।